हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जुबिन। सो गाइज, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में जो कि लॉरस लैब्स। इसने इस बार जो है बम्पर रिटर्न दिखाया है। इसके बैलेंस शीट में बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट दिखाया है। अगर हम कंपेयर करें इसका इस टाइम का प्रॉफिट और पिछले साल के सेम क्वार्टर का प्रॉफिट, तो 11 टाइम्स का जंप है प्रॉफिट में। 11 गुना जो है प्रॉफिट बढ़ गया है। इसके अलावा अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पिछले बस एक महीने में इसने अराउंड 62% का जो है रिटर्न दिया हुआ है। इसका मतलब अगर आपने इस कंपनी के शेयर में बस एक महीने पहले कोई पैसे डाले होते, कोई पैसे इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपको 62% का रिटर्न मिलता है। और पिछले 6 महीने में इसने अराउंड 150% के ऊपर जो है रिटर्न दिया हुआ है। और इसमें अभी सबसे बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि स्टॉक को जो है स्प्लिट किया जा रहा है। करंटली स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए, उसको जो है 2 रुपए किया जाएगा। एक स्टॉक को ये जो है 5 में स्प्लिट कर रहे हैं, उसके डिटेल्स हम आगे देखेंगे। और स्टॉक स्प्लिट एक बहुत ही पॉजिटिव कॉर्पोरेट एक्शन है। लोग बोनस और राइट्स इशू को जो है बेहतरीन कॉर्पोरेट एक्शन समझते हैं, बट उन्हें ये नहीं समझ में आता कि राइट्स इशू में उन्हें सब्सिडाइज्ड रेट में जो स्टॉक्स मिलते हैं, बट उन्हें पे करना पड़ता है। साथ ही साथ उनकी स्टॉक की वैल्यू भी कम हो जाती है। बट स्टॉक स्प्लिट में उनकी स्टॉक की वैल्यू कम नहीं होती है, स्टॉक की वैल्यू उतनी ही रहती है जितनी है। बस उस स्टॉक को जो है स्प्लिट किया जाता है, बांटा जाता है, बस उतना ही डिफरेंस है। अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर है जिसका वैल्यू है 1000 रुपए, स्प्लिट के बाद आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे जिसकी वैल्यू भी सेम ही होगी 1000 रुपए, यानी कि 200 रुपए का एक शेयर हो जाएगा। हम शुरू करते हैं इसके एनुअल इनकम स्टेटमेंट से। इसके बाद हम क्वार्टरली से भी देखेंगे। अगर हम देखें तो इस बार इसने 255 करोड़ का जो है प्रॉफिट दिखाया। आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में पहली बार इसने जो इतना ज्यादा प्रॉफिट दिखाया हुआ है। अगर हम मार्च 2016 को कंपेयर करेंगे इस बार से, तो लगभग प्रॉफिट जो है डबल से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। मार्च 2020 में इसका 255 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि मार्च 2016 में इसका जस्ट 134 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं डबल से भी ज्यादा जो है प्रॉफिट दिखाया है इसने एक बार। इसके सेल्स जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। 2831 इसके सेल्स थे। अदर इनकम लगभग 5 करोड़ के आसपास। टोटल इनकम मिला के होती है 2836 करोड़। अगर टोटल एक्सपेंडिचर देखे तो 2454 करोड़ का इसका एक्सपेंडिचर था। जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो है 382, और उसमें से टैक्स इंटरेस्ट सब निकाल के 255 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट होता है। अगर जस्ट पिछले साल को हम कंपेयर करें तो उससे तो ये डबल या ट्रिपल बोल सकते हैं। सो इसने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है ईयर 2020 में। और आपको जो इतना बड़ा नंबर दिख रहा है 255, उसका मेजर जो चंक है, जो मेजर एप्रिसिएशन है, वो जाता है इसके लास्ट क्वार्टर को, 2020 के लास्ट क्वार्टर को, जो कि है मार्च क्वार्टर को। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वार्टर एंड क्वार्टर की रिपोर्ट लगाई है, तो आप देख सकते हैं 2020 के लास्ट क्वार्टर में इसने प्रॉफिट जो है बहुत ही ज़्यादा दिखाया था, 110 करोड़ का। तो ये जो 4 क्वार्टर है जो मिला के 1 साल हो रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इसके लास्ट क्वार्टर का था, मार्च 2020 को, जो कि था 110 करोड़। आप देख सकते हैं उसके पहले प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं था, हार्डली 15 करोड़, 56 करोड़, 74 करोड़। बट जो लास्ट क्वार्टर था 2020 का, उसमें इसने जो है बहुत ही अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। और तब जो है कोविड की शुरुआत हुई थी और इसकी डिमांड में काफी ज्यादा जो है इजाफा हुआ था। अगर हम करंट क्वार्टर की बात करें, जून 2020 का पहला क्वार्टर जो है 2020 से लेकर 2021 का, तो इसमें इसने जो है लास्ट ईयर के जो इसका प्रॉफिट है उसको भी तोड़ दिया है। 171 करोड़ का इसमें प्रॉफिट दिखाया है। आप अगर सेम जून क्वार्टर को लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे 15 दिख रहा है और यहाँ पे है 171। तो लगभग आप देख सकते हैं 11 टाइम्स जो है प्रॉफिट बढ़ चुका है। 11 टाइम्स से ज्यादा जो है प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट दूसरे में लॉस। कंपनी कंसिस्टेंटली जो है प्रॉफिट दिखाते जा रही है, प्रोग्रेस दिखाते जा रही है, सेल्स नंबर बढ़ाते जा रही है, उनकी इनकम जो है बढ़ते जा रही है। ये इसका वनडे का चार्ट है। आज इसने लगभग 0.70% का जो है अपमूव दिया है, ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, पूरे दिन फ्लक्चुएशन में था। और इसके जो बेहतरीन रिजल्ट आए हैं वो इसके चार्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 6 महीने में इस कंपनी ने 141% का रिटर्न दिया है। सो बस यही फार्मा कंपनी नहीं, हर फार्मा कंपनी अच्छी रिजल्ट दे रही है, हर फार्मा कंपनी अच्छे नंबर दिखा रही है, स्टॉक प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। बट इसने जो है बहुत ही एक्सेप्शनल दिया, क्योंकि इसके पहले के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, फेयर थे, बट अब इसने जो है उसको सरपास किया है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाए। अगर हम एनएससी पे इसकी ट्रेडिंग डिटेल देखें तो ये ओपन हुआ था 1051 पे, हाई इसने बनाया था 1070 का, लो ये गया था 1039 तक, क्लोज होते होते 1055 पे क्लोज हुआ। करेक्शन के बाद ये जो है 1058 पे आ गया। अगर हम ट्रेडिंग डिटेल्स की बात करें, क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई थी वो देखें, तो यहाँ पे 6,94,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई थी और डिलीवरेबल क्वांटिटी थी 2,72,000। तो लगभग 39-40% की डिलीवरी इसमें हुई थी। यहाँ पे मैंने आपके सामने ज़ीरोधा का टेक्निकल चार्ट लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी रैली इसने दी है, काफ़ी बड़े बड़े बुलिश कैंडल्स इसने दिए हैं।
बट अराउंड 1144 पे आके इसने एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिया है, बहुत बड़ा बुलिश कैंडल इसने जनरेट किया है। वहां से लुढ़कते लुढ़कते करंटली 1157 158 के रेंज में है। सपोर्ट की बात करें तो अराउंड 1008 के आसपास इसका एक हल्का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे आना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ तक जब भी वो आ रहा है अप मूव लेते ही जा रहा है। RSI जो है ओवरबॉट जोन में आप देख सकते हैं 74 पे करंटली है, और यहाँ पे ऑलरेडी ये 94 क्रॉस कर चुका था और वहां से गिर के ये 74 पे आया है। अभी भी जो है डेंजर के बाहर नहीं है, ओवरबॉट जोन में ही है। शायद आगे थोड़ा और हमें वीकनेस दिखाई दे, करेक्शन दिखाई दे। और जो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है उनके लिए मैं नॉर्मल लाइन चार्ट लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा था, जिसने एक अपमूव दिया। करंटली वॉल्यूम जो है ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं नीचे जो बार चार्ट बने हल्के, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी कम है। करंटली ये जो है 1053-58 के रेंज में जो है ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैंने कंपनी का लाइफ टाइम का मैक्स चार्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, अराउंड जस्ट 2016 के अराउंड ये लिस्ट हुआ था, और तब से अब तक जो है इसने 122% का रिटर्न दिया है। और कंपनी भी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2005 में ये कंपनी बनी थी, बट रेपुटेशन अच्छा है, इनका ट्रैक अच्छा है, इनके बुक्स काफी ज्यादा हैवी है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। बट सबसे कंसर्निंग चीज यहाँ पे जो है मैं आपको बताता हूँ, अभी तक मैंने आपको इसके प्रोज बताए, मैं आपको कॉन्स बताता हूँ। आप देख सकते हैं जब ये लिस्ट हुई थी अराउंड 475 के आसपास लिस्ट हुई थी, फिर इसने 2017 पे एक साल बाद ही जो है हाई दिया था 608 का, बट उसके बाद जो ये डाउन ट्रेंड में चला गया था और कभी वापस उभर नहीं पाया। जो रेट पे ये गिरा था उसके बाद से आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली जो है पिछले 4-5 साल में ये गिरते जा रहा था। 600 का जो पीक है वापस कभी ये ला नहीं पाया था। बट ये जो रैली आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो स्टीप अप मूव है, ये बहुत ही डेंजरस है। दिखने में तो काफी ज्यादा प्लेजेंट दिख रहा है, दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बट ये काफी ज्यादा डेंजरस है। डेंजरस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने अभी तक इसे प्रॉपरली करेक्ट नहीं किया है, और आई डोंट थिंक नियर टर्म में करेगा भी, बिकॉज करंटली फार्मा जो सेक्टर है बहुत ही ज्यादा बूम में है। बिकॉज कोविड सिचुएशन की वजह से फार्मा सेक्टर काफी ज्यादा प्रॉफिट में चल रहा है। बस ये कंपनी नहीं बल्कि सारी कंपनीज आप देख सकते हैं, डॉक्टर रेड्डीज, डेविस लैब्स, सिप्ला, सन फार्मा, ये सारे कंपनीज के शेयर्स जो है काफी ज्यादा अप ट्रेंड कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई शेयर इतना बड़ा अपमूव देता है बिना कोई करेक्शन के, आप देख सकते हैं हल्का सा करेक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, हल्का सा नीचे जाके ऊपर गया है, तो बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि शायद वहां पे और ज्यादा करेक्शन दे। बट इस केस में क्योंकि ये स्टॉक स्प्लिट कर रहा है तो इसके चांसेस और कम हो जाते हैं, बिकॉज स्टॉक स्प्लिट के बाद टेंडेंसी ऐसी होती है कि शेयर जल्दी ही जो है पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है 1058, तो अगर ये करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक स्प्लिट हो रहा है 1058 का, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद ये शेयर अराउंड 225 के आसपास आपका अवेलेबल होगा, बिकॉज स्टॉक स्प्लिट का रेशियो है 5:1, यानी कि एक शेयर को 5 में जो है डिवाइड किया जा रहा है। सो जब भी ऐसा होता है, जब भी किसी स्टॉक को स्प्लिट करते हैं, किसी बड़े स्टॉक को छोटा कर देते हैं, तो ये टेंडेंसी होती है कि लोग ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है कुछ टाइम के लिए, और वो स्टॉक जो 200 का है जल्दी ही 250 का हो जाता है, जल्दी ही जो है 260 तक पहुंच जाता है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये फार्मा स्टॉक है जो कि अच्छा रिटर्न दे रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में भी और इन्वेस्टमेंट में भी, तो काफ़ी लोगों के रडार में ये स्टॉक है, तो हो सकता है स्टॉक स्प्लिट के पहले ये थोड़ा और बढ़ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस स्टॉक पे, और इन्होंने बाय का कॉल दिया हुआ है और टारगेट प्राइस दिया हुआ है 1215 पे। और इन्होंने ये सारे फैक्टर्स जो हमने देखे थे, रिजल्ट्स के, स्टॉक स्प्लिट के, ये सारे फैक्टर्स को जो है ऐड किया, उनके बाद जो इन्होंने ये टारगेट दिया हुआ है। ऑलरेडी स्टॉक ने जो है 1124 को टच किया है, वहां से ये नीचे आया था, तो हो सकता है नियर टर्म में ये 1250 को भी जो है क्रॉस कर जाए। इसमें एक मेन कंसर्निंग पॉइंट ये है इसका पीबी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो काफी ज्यादा है 6.21। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो उनका भी काफी ज्यादा है, 4.93 डॉक्टर रेड्डीज का है, 3.54 सिप्ला का है, बट इसका जो पीबी रेशो है बहुत ही एक्सट्रीम है, तो ये कभी भी करेक्शन आ सकता है पीबी रेशो की वजह से। मार्केट को एक साइन मिल सकता है, मार्केट को एक मौका मिल सकता है करेक्शन का। सो आप बहुत ही सोच समझ के स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रैली दे सकता है। स्टॉक के साथ अभी फैक्टर्स जो है काफ़ी अच्छे जुड़े हुए हैं। टेक्निकली स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, अभी करंटली साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होगा। स्टॉक स्प्लिट का एग्जिट है 29 सितंबर, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो तब तक ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा उछाल आ सकता है। ऑपरेटर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग के भी चांसेस हैं। जिन्होंने लोअर लेवल पे ये स्टॉक खरीदा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आके जो है डंप जरूर करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे एक हल्का सा डाउनफॉल दिख रहा है, बट यहाँ पे इसने वापस जो एक ट्रेंड पकड़ लिया है। अब देखते हैं कि ये इस सपोर्ट को तोड़ता है, और अगर यहाँ पे इसका जो लास्ट हाई था,
अगर इसको ये तोड़ के ऊपर जाता है तो जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का टारगेट था, बाय टारगेट 1250 के आसपास, तो शायद वो उसको भी तोड़ सकता है। सो जो स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके वॉच लिस्ट में रखिएगा, इसमें क्या मूवमेंट चल रहा है, इसमें क्या न्यूज़ चल रही है, इसमें आगे कितना करेक्शन आता है, वो सारी चीज़ों को देख के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। जैसे कि मैंने कहा, स्टॉक स्प्लिट के बाद काफ़ी ज़्यादा रेट डाउन होने वाला है, 200 के करीब आता है, तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में ये 300 तक जो है पहुंच सकता है। बिकॉज इसने जो रिजल्ट दिए हैं वो ऐसे नहीं है कि इस क्वार्टर में बुरे रिजल्ट दिए, अगले क्वार्टर में अच्छे, उसके बाद थोड़े और बुरे। इसके रिजल्ट जो है कंसिस्टेंटली बढ़ते ही जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करते ही जा रहा है। इनका सेल्स डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, R&D इसका टॉप नॉच है। सो अभी जो फार्मा की रैली चल रही है, आई बिलीव उसमें ये टॉप कर सकता है, इसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 32% है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के पास 1.5, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास 16%, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास काफ़ी कम है, 0.17%। अगर हम मेन चीज़ यहाँ पे देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अप टू 2 लाख जो है 9%, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अबाउट 2 लाख 10%, यानी कि दोनों को मिला के अराउंड 19% जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है। और NRIs, बॉडी कॉर्पोरेट्स, क्लियरिंग मेंबर्स, इन सबको मिला के जो है 23% इनके पास भी हिस्सेदारी बनती है। तो ऑल अराउंड इनको सबको मिला के 100% का इनका चार्ट बनता है। इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्निंग और सबसे ज़्यादा एक मुझे वीक पॉइंट ये लगा, प्रमोटर के पास जो शेयर्स है थोड़े कम लगे, 32%, इतना बड़ा नंबर नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरे शेयर्स। अगर आप देखोगे मार्केट में उनके पास ज़्यादा प्रमोट होल्डिंग होती है। सेकेंड चीज़ मुझे ये लग रही है कि म्यूचुअल फंड ने काफ़ी कम इसमें जो है एक इन्वेस्टमेंट की है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पास्ट में इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, पास्ट में ये कंपनी उतनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, शायद उस वजह से म्यूचुअल फंड ने शायद इसमें होल्डिंग ज़्यादा नहीं बढ़ाई हो सकता है इस साल के बाद म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ जाए, ये प्रॉफिट देख के, ये शायद रिटर्न्स देख के, ये शायद सबको इतना बॉदर ना करे। बट पर्सनली मैं यही देखता हूँ कि म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग और प्रमोटर्स के पास होल्डिंग जो है एज कम्पेयर टू दूसरे एंटिटीज थोड़ी अपर एंड मिलनी चाहिए, तब जाके मुझे थोड़ा और सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी स्टॉक में। बिकॉज रिटेलर्स जो है वो ये सब चीज़ों को देख के, टेक्निकल्स देख के स्टॉक में जो इन्वेस्ट कर देते हैं, बट एक्चुअल जो पिक्चर है वो प्रमोटर्स को पता होता है और म्यूचुअल फंड्स को जो है अंदेशा होता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।